Hello students, welcome in e-learning class. I am Chandeswar Kumar, teacher of St. Michael's Academy. I will teach Physics for Standard 9. Today, in this video lecture, we will start the new chapter Motion. In this video lecture, we will focus on some points which are position of motion, position of rest, reference point, relative motion, motion in straight line, distance, magnitude, displacement, scalar quantity and vector quantity. Students, we see many things around us. Some of them are in motion and some of them are at rest. We see flying birds, flying aeroplane, running train, flowing water and running a child. We also see buildings and trees. Buildings and trees doesn't change its place as time passes, so they are at rest. Question, which is, how can we consider an object is in motion or at rest? So let us see an example. In this video, we are seeing that a football changes its position as time passes. So we can say this football is in motion. An object that changes its position as time passes is said to be in motion. अर्थात ऐसी वस्तु जो समय के साथ अपने जगह को परिवर्तित करता है, अपने पोजीशन को चेंज करता है, तो उसे हम मोशन में कंसीडर करते हैं, उसे मोशन में समझा जाता है। आइए अब ये समझते हैं कि कोई भी वस्तु रेस्ट में कैसे समझेंगे। कैसे समझेंगे कि कोई वस्तु रेस्ट में है। An object is said to be at rest when it doesn't changes its position as time passes. अर्थात जब कोई वस्तु समय बीतने के साथ अपने जगह को परिवर्तित नहीं करता है, अपने पोजीशन को चेंज नहीं करता है, वो जहां पहले है वहीं पे रहता है, तो उसे हम रेस्ट के पोजीशन में समझते हैं। उसे कहते हैं कि वो स्थिर है, रेस्ट में। टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी नीड टू थिंग्स। वन इज रेफरेंस पॉइंट एंड अदर इज डायरेक्शन। स्टूडेंट्स, किसी भी वस्तु की पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए, उसकी पोजीशन को बताने के लिए हमें दो चीजों की आवश्यकता होती है। पहला रेफरेंस पॉइंट और दूसरा डायरेक्शन, जिसे हम दिशा कहते हैं। इसे समझने के लिए चलिए हम एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमसे कोई ये क्वेश्चन करता है कि आपका घर कहाँ है, मीन्स हमारे घर का पोजीशन कहाँ है। हमारे घर की पोजीशन को बताने के लिए हम ये आंसर देंगे कि मेरा घर रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर दूर उत्तर दिशा में है। मैंने एक रेफरेंस पॉइंट लिया रेलवे स्टेशन, और रेलवे स्टेशन से ये कहा कि मेरा घर रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर दूर उत्तर दिशा में है। यानी मेरा घर रेलवे स्टेशन के उत्तर दिशा में है और रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर दूर है। अगर डिस्टेंस मेजर करना होगा तो हमारा ओरिजिन पॉइंट होगा रेलवे स्टेशन, और रेलवे स्टेशन से हम डिस्टेंस को मेजर करेंगे। तो इस तरह से जहां से हम किसी डिस्टेंस को मेजर करना शुरू करते हैं, जहां से हम अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं, वो ओरिजिन पॉइंट कहलाता है। उसी को हम रेफरेंस पॉइंट कहते हैं। सो व्हाट इज रेफरेंस पॉइंट? रेफरेंस पॉइंट इज अ स्पेसिफिक पॉइंट। Reference point is a specific point which is needed to describe the position of an object. Students, let us know about relative motion. What is actually relative motion? अर्थात रिलेटिव मोशन है क्या? इसे समझने के लिए पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने कई बार ट्रेन से सफर की होगी, बस की भी सफर की होगी। तो जब भी आप ट्रेन से सफर कर रहे होते हैं या बस से सफर कर रहे होते हैं, तो जिस दिशा में हमारी ट्रेन जाती है उसकी विपरीत दिशा में जितनी भी वस्तुएं होती है रोड साइड में, जैसे कि ट्रेन, बिल्डिंग, वो सभी
घूमती हुई नजर आती है, पीछे भागती हुई नजर आती है, जबकि हमारे सामने बैठा हुआ हमारा सहयात्री स्थिर नजर आता है। तो क्या ये सच में हमारे सामने बैठा हुआ जो सहयात्री है वो स्थिर है, या जो रोड साइड में जो पेड़ है और जो बिल्डिंग्स है वो मूव कर रही है विपरीत डायरेक्शन में? हाँ, दोनों सही है, क्योंकि कुछ लोग, वैसे लोग जो उस रोड साइड में खड़े हुए हैं, उनके लिए वो वृक्ष, वो बिल्डिंग स्थिर दिखाई पड़ रहा है, और हम और हमारा सहयात्री ट्रेन के साथ साथ मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है। बल्कि हमें हमें वो रोड साइड पे जो ट्री है और जो बिल्डिंग है वो मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से एक ही वस्तु कुछ व्यक्ति के लिए मूविंग दिखाई देता है, बल्कि वही वस्तु किसी दूसरे के लिए स्थिर दिखाई देता है। जैसे कि हमारा सहयात्री हमें स्थिर दिखाई दे रहा है, वो ट्रेन में अपने सीट पे स्थिर बैठा हुआ है तो वो हमें स्थिर दिखाई दे रहा है, बल्कि रोड साइड पे खड़े दूसरे व्यक्ति के लिए वो मूविंग दिखाई दे रहा है ट्रेन के साथ साथ। तो इस तरह के मोशन को हम रिलेटिव मोशन कहते हैं। रिलेटिव मोशन, an object may appear moving for one person and stationary for some other. This type of motion is called relative motion. रिलेटिव मोशन के और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हम देख सकते हैं अपने दैनिक जीवन में, जैसा कि हमारी ये पृथ्वी, ये अर्थ मूविंग है, ये घूम रही है, बट हमें इसकी जितनी भी वस्तुएं हैं जैसे कि बिल्डिंग्स और ट्री, ये स्थिर दिखाई देती हैं, जबकि कुछ वस्तुएं मूविंग दिखाई देती हैं। तो क्या ट्री और बिल्डिंग्स स्थिर है? ये हमारी जो अर्थ है वो तो मूव कर रही है। सन, इस अर्थ से जब हम सूरज को देखते हैं तो वो हमें मूव करता हुआ दिखाई देता है, बल्कि अंतरिक्ष से अगर ये देखा जाए तो हमारी पृथ्वी और इस पृथ्वी पे ऊपर जितने भी जीव हैं, वस्तु हैं, चाहे वो स्थिर हो या मूव कर रहे हो, सभी मूविंग दिखाई देंगे, और सन जो है वो स्थिर दिखाई देगा। Students, there are many types of motion which you have learned earlier. Some of them are rectilinear motion, oscillatory motion, circular motion, rotatory motion, and vibratory motion. In this chapter, we will discuss about motion in straight line, that is also called rectilinear motion and circular motion. Now, let us study motion in a straight line. The simplest type of motion is motion in a straight line, where an object moves on a straight line is called motion in a straight line. Let us see an example. Let an object starts their movement from the reference point O to the final point A through point C and B. O is called reference point or origin. We have also discussed about reference point. Students, हम लोगों ने थोड़ी देर पहले रेफरेंस पॉइंट के बारे में जानकारी प्राप्त की है। रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? वैसा पॉइंट जहां से हम डिस्टेंस को मेजर करना शुरू करते हैं, जहां से कोई वस्तु अपना मूवमेंट स्टार्ट करता है। तो अभी हम लोगों ने देखा कि एक वस्तु, एक ऑब्जेक्ट पॉइंट ओ पे है और वो वहां से अपना मूवमेंट स्टार्ट करता है, और वह पॉइंट सी और ए से, पॉइंट सी और बी से होते हुए पॉइंट ए तक पहुंच जाता है। इस मूवमेंट में वो वस्तु जो है वो 60 किलोमीटर की दूरी तय करता है, और उसका जो पाथ है, जिस रास्ते पे वो मूवमेंट कर रहा है, वो क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इस वस्तु का, इस ऑब्जेक्ट का जो मोशन है वो स्ट्रेट लाइन मोशन है। जब कोई वस्तु मोशन करता है, गति में होता है, तो वो डिस्टेंस को कवर करता है।
तो यहाँ पे हम ये समझेंगे कि व्हाट इज डिस्टेंस। द टोटल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। डिस्टेंस हैज ओनली मैग्नीट्यूड, इट हैज नो डायरेक्शन, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। अर्थात जिस पाथ पे कोई वस्तु ट्रैवल करता है उस पाथ की टोटल लंबाई फिर डिस्टेंस कहलाता है। डिस्टेंस में केवल न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, अर्थात मैग्नीट्यूड होता है, उसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता है, कोई दिशा नहीं होता है। जैसे कि हम लोगों ने अभी एक एग्जांपल देखा था जिसमें एक वस्तु रेफरेंस पॉइंट O से अपनी गति शुरू करता है, मोशन स्टार्ट करता है और पॉइंट C और B से होते हुए A तक पहुंचता है। तो इस मूवमेंट में उस वस्तु ने 60 किलोमीटर दूरी तय की, यानी उस वस्तु का डिस्टेंस क्या है, उस पाथ की लंबाई क्या है, उस पाथ की टोटल लंबाई जिस पर वो वस्तु मूवमेंट किया है वो 60 किलोमीटर है, यानी डिस्टेंस वहां पे क्या हुआ, 60 किलोमीटर हुआ। डिस्टेंस का कोई डायरेक्शन नहीं होता है और डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी होता है। यहां हम लोग समझेंगे कि मैग्नीट्यूड क्या होता है। व्हाट इज मैग्नीट्यूड? Magnitude is a physical quantity which has only numerical value. मैग्नीट्यूड एक फिजिकल क्वांटिटी होता है जिसमें केवल न्यूमेरिकल वैल्यू ही होता है, उसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता है। अब हम ये समझेंगे कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन initial position and final position of an object is called displacement. Displacement has magnitude as well as direction. It is called vector quantity. अर्थात किसी वस्तु के इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट में मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, इसे हम एक वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। इसे समझने के लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं। इस चार्ट में, इस पिक्चर में हम ये देख सकते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन है, एक स्ट्रेट पाथ है। यहाँ पे एक पॉइंट O है और यहाँ पे एक पॉइंट A है, बीच में पॉइंट C और B है। एक वस्तु है जो पॉइंट O पर है और वहां से वो मूवमेंट स्टार्ट करता है और A तक पहुंच जाता है, फिर वो A से वापस B से होते हुए पॉइंट C तक पहुंचता है। तो यहां पे हम देखते हैं कि इस वस्तु का फाइनल पोजीशन क्या है। इनिशियल पोजीशन तो वो हुआ जहां से वस्तु अपना मूवमेंट स्टार्ट किया, मोशन स्टार्ट किया, यानी वस्तु ने पॉइंट O से मोशन स्टार्ट किया। तो जहां से भी कोई वस्तु मोशन स्टार्ट करता है वो उसका रेफरेंस पॉइंट भी कहलाता है, जो कि हम लोगों ने पहले पढ़ा है। तो ये जो पॉइंट O हुआ उस वस्तु का इनिशियल पोजीशन हुआ और ये वस्तु अपनी गति, अपना मोशन कहाँ खत्म करता है, पॉइंट C पे, यानी पॉइंट C जो है उसका फाइनल पोजीशन हुआ। और अभी हम लोगों ने जाना है कि किसी भी वस्तु के इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच न्यूनतम दूरी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को ही डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो अर्थात यहाँ पे इस वस्तु का डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, तो हम देख सकते हैं कि इनिशियल पोजीशन O और फाइनल पोजीशन C के बीच की दूरी 25 किलोमीटर 25 किलोमीटर है, अर्थात इस वस्तु का डिस्प्लेसमेंट 25 किलोमीटर हुआ। जबकि अगर डिस्टेंस की बात करें तो हम लोगों ने अभी जाना है कि किसी वस्तु द्वारा तय किया गया पाथ, जिस पाथ पे कोई वस्तु दूरी को तय करता है, किसी पाथ पे जब वस्तु मूवमेंट करता है तो उस पाथ की टोटल लंबाई को हम उसका डिस्टेंस कहते हैं। तो यहाँ पे जो वस्तु डिस्टेंस को कवर कर रहा है वो कितना है, टोटल डिस्टेंस क्या होगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये वस्तु जो है हमारा पहले वापस C तक गया है, तो इसमें इस पाथ की टोटल लंबाई क्या हो जाएगी, क्योंकि O से लेकर A तक की दूरी 60 किलोमीटर है और पॉइंट A से लेकर C तक की दूरी 35 किलोमीटर है। इस तरह से
ए से सी तक की दूरी 35 किलोमीटर है। इस तरह से टोटल पाथ का लेंथ हुआ 60 प्लस 35 दैट इज इक्वल्स टू 95 किलोमीटर। यानी यहाँ पे जो डिस्टेंस हुआ वो 95 किलोमीटर हुआ, जबकि डिस्प्लेसमेंट 25 किलोमीटर हुआ। तो डिस्टेंस जो होता है वो कभी जीरो नहीं होता है। डिस्टेंस का वैल्यू, उसका मैग्नीट्यूड कभी जीरो नहीं हो सकता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। अगर कोई वस्तु जीरो से मूवमेंट स्टार्ट करता है और ए तक पहुंचता है, फिर ए से वापस पोजीशन ओ पे, यानी जो इसका इनिशियल पोजीशन है ओ, वहां तक वापस चला आता है, तो जब फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन सेम हो जाए, वहां पे किसी भी वस्तु का डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। क्या फिर से इसे समझते हैं? अगर कोई वस्तु जहां से गति शुरू करता है, जहां से मूवमेंट शुरू करता है और फिर वापस वहीं पे चला आता है, यानी अगर फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन सेम हो जाता है, तो उस वस्तु का डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता है। यानी डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकता। कभी कभी डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस भी इक्वल हो सकते हैं। जैसे कि अगर कोई वस्तु पॉइंट ओ से मूवमेंट स्टार्ट कर पॉइंट ए तक पहुंचता है, तो वहां पे वस्तु द्वारा तय किया गया डिस्टेंस 60 किलोमीटर हो जाएगा और डिस्प्लेसमेंट भी सेम ही रहेगा 65 किलोमीटर, क्योंकि यहाँ पे इनिशियल पोजीशन ओ है और फाइनल पोजीशन ए है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि डिस्टेंस क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है। वेक्टर क्वांटिटी, व्हाट इज वेक्टर क्वांटिटी? A physical quantity which has magnitude as well as direction is called vector quantity। अर्थात वह फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो, उसे हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं, जैसे डिस्प्लेसमेंट। Now let us know what is this scalar quantity। Physical quantity which has only magnitude is called scalar quantity, like distance। अर्थात वह फिजिकल क्वांटिटी जिसमें केवल मैग्नीट्यूड हो, जिसका केवल न्यूमेरिकल वैल्यू हो, लेकिन उसमें कोई डायरेक्शन नहीं हो, उसे हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं, जैसे कि डिस्टेंस। स्टूडेंट्स, दिस इज योर होमवर्क। देयर आर 3 क्वेश्चंस, you will do it at your home, and we will again meet in next video lecture. Thanks.